जय जोहार दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियो में जैव भूगोल की परिभाषा, कार्यक्षेत्र, महत्व, विभिन्न विज्ञानों से संबंध को देखे थे। तो अभी हम लोग जैव भूगोल का विकास को देखने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं। तो जैव भूगोल की अवधारणा। तो सदियों पहले यह माना जाता था कि जानवरों और पौधों, साथ ही मानव जैसे सभी जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया था। तो पहले माना जाता था कि भगवान ही इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है या चीज है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर आदि, हम सब भी, मानव भी भगवान ने ही बनाया है, ऐसा माना जाता है। ठीक। और वह आज भी वही है। परंतु एक लंबे समय अवधि के बाद धीरे धीरे 20वीं शताब्दी के दौरान इस विचारधाराओं का अंत हो गया। जो भगवान सब कुछ बनाया है, इस विचारधारा 20वीं शताब्दी आने तक में ये अंत हो गया, मतलब खत्म हो गया ये विचारधारा। तब वैज्ञानिकों ने विकास की जैविक प्रक्रिया और प्लेट टेक्टोनिक्स की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को साबित करना शुरू कर दिया। तो पृथ्वी कैसे विकास हुआ उसके बारे में भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके उसका प्रक्रिया को साबित करना शुरू कर दिया। ठीक। तो पृथ्वी में जीवन कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में अध्ययन होने के पश्चात जो है भगवान ने सब कुछ बनाया है, ये अवधारणा धीरे धीरे खत्म होने लगा। कार्ल वॉन लिने कैरोलस लिनियस ने स्वीडन में चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक जैव भूगोल की नींव रखी। उन्होंने 1735 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में टेक्सोनोमी और उसकी नामावली की एक व्यापक प्रणाली विकसित की थी। उन्होंने यह समझने की कोशिश की थी कि कैसे किसी विशेष प्रकार की प्रजाति एक विशेष वातावरण में उपनिवेशित होती है। इस विषय को अब हम पारिस्थितिकी जीव भूगोल कहते हैं। जॉर्ज वफन ने भी जीव भूगोल के बारे में जानकारी दी कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले समान वातावरण में जीवों के विभिन्न समूह होते हैं। सन 1761 में प्रकाशित उनकी पुस्तक इज स्टोर नेचुरल विश्व जीव भूगोल की कई विशेषताओं को उनके संभावित स्पष्टीकरण के साथ उजागर करती है। उन्होंने पहचाना कि उत्तरी अमेरिका के स्तनधारी की तरह ही प्रजाति यूरेशिया में भी पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका के स्तनधारी अफ्रीका से काफ़ी अलग है। भले ही हुए समान उष्णकटिबंधीय वातावरण में रहते हैं, संभावित कारण विभिन्न ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से महाद्वीपों का अलग होना हो सकता है। दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न वनस्पतियों और जीवन की उपस्थिति के लिए कारण स्वरूप जलवायु प्रभावों को भी इंगित किया गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु जलवायु के आधार पर क्यों पाया जाता है, इसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों द्वारा अपना अध्ययन को साबित करना शुरू किया। तो चलिए आगे देखते हैं। जैव भूगोल की उत्पत्ति मुख्य रूप से जीवन के उनके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जुड़ाव के निरीक्षणों से जुड़ी हुई है, जिससे हमें प्राकृतिक घटनाओं की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट, लुई अगासिज और चार्ल्स डार्विन, उसके बाद रसेल वसेल आदि जैसे विभिन्न खोजकर्ताओं और प्राकृतिक वीडियो द्वारा वैज्ञानिक विविधता की खोजों ने काफ़ी हद तक रुचि पैदा की, जिससे अंततः विकासवाद के सिद्धांत और प्रजातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत का निर्माण किया। उन्होंने आवास में प्रत्येक जीव का प्राकृतिक चयन अनुकूल की अवधारणा की उपयुक्त रूप से व्याख्या करता है। जैव भूगोल के अवधारणा को और अधिक समझने के लिए
हम अपनी पृथ्वी के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तक पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के कारण ही पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है, जो जीवन के विभिन्न रूपों को सहारा देता है। इसके 4 विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं। तो पृथ्वी जो है वो 4 रूपों से बना है: वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, जिसे हम लोग जैव मंडल भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वायुमंडल। पृथ्वी की सतह यानी कि धरती को घेरने वाली गैसीय परत को वायुमंडल कहा जाता है। गैस से जो पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी धरती जमीन को घेरने वाले गैसीय गोलाकार परत को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें कई परतें होती है और सबसे निचली परत लगभग 15 किलोमीटर मोटी, जिसे क्षोभ मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें निचले वायुमंडल की हवा होती है। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और जलवाष्प का मिश्रण होते हैं। अगली परत के निचले हिस्से, जिसे समताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत होता है, जो सूर्य से आने वाली घातक अल्ट्रावायलेट विकिरण को फिल्टर करता है। सूर्य से सीधी आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी विकिरण इस ग्रह पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करने में सक्षम है। वायुमंडल को मुख्यतः निम्न परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल जो है निम्न 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है 1 से 14 या 15 किलोमीटर के बीच के परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल का मोटाई जो है वो 25 से 30 यानी कि 15 से 30 किलोमीटर तक मोटाई पाया जाता है समताप मंडल। तीसरा है ओजोन परत। ओजोन परत जो है 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच की दूरी का मोटाई के बराबर होता है। और आयन मंडल है 60 से 500 किलोमीटर लगभग मोटाई है। और लास्ट है 5वां है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल का मोटाई जो है 500 से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल जो है 5 परतों में बांटा हुआ है। तो चलिए वायुमंडल के बारे में हम विस्तार से अलग से वीडियो ले आएंगे आप लोगों के लिए। तो इसमें इतना ही है, तो उसका अलग से हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा है स्थलमंडल। पृथ्वी के सतह का ठोस भाग, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी या भूपर्पट्टी, समुद्र और प्राद्वीपीय क्रस्ट दोनों, और ऊपरी मेंटल जो आंशिक रूप से पिघले हुए कम कठोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित है, जो सतह क्षेत्र के लगभग 21% भाग पर कब्जा करता है, उसे स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो 21 मंडल होता है, 21% भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। बाकी जो है जैसे बाकी क्षेत्र जो है दलदली एरिया है, बर्फीले एरिया है और कुछ जल से घिरा हुआ है। तो 21% जो है स्थलमंडल पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक, यह 7 प्रमुख महाद्वीपों और कई अन्य द्वीपों में विभाजित है। स्थलमंडल की मोटाई विभिन्न महासागरों के नीचे लगभग 50 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 100 किलोमीटर मोटी होती है। तो तीसरा है हम लोगों का जलमंडल। पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापक रूप से जल मौजूद है। जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी की सतह और भूमिगत सभी क्षेत्रों से है, जो जल के तीनों भौतिक रूपों तरल, गैस और ठोस से ढके हुए हैं। जबकि जलवाष्प पर ज्यादातर हर जगह पाई जाती है, परंतु पानी और बर्फ ने पृथ्वी की सतह के लगभग 79% हिस्से पर फैला हुआ है। इसमें दुनिया के सभी जल निकाय जैसे महासागर, समुद्र, झीलें, तालाब, नदियां, भूजल, जलवृत, ग्लेशियर, बर्फ की चादरें और बर्फ से ढके ध्रुवीय क्षेत्र शामिल है। चौथा और लास्ट है हम लोगों का जैव मंडल।
तो चलिए जैव मंडल क्या है हम लोग उसको देखते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों के जीवन को जीव मंडल या जैव मंडल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर जो सभी सजीव जीवों का जो रहने का जगह है उसको जीव मंडल या जैव मंडल कहा जाता है। जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसको दोस्तों हम लोग जैव मंडल कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की सतह पर और उसके पास बने वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के बीच संपर्क के क्षेत्र का गठन करने वाली एक पतली परत है। यह पतली परत है जहाँ असंख्य में जीवों की विविधता के रूप में प्रचुर मात्रा में जीवन मौजूद है, अतः इसे जैव मंडल के रूप में जाना जाता है। तो जैव मंडल का अंतर्गत जो है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है कि जानते हैं कि वायुमंडल में भी जीवन पाया जाता है, जलमंडल में भी जीवन पाया जाता है और स्थल मंडल में भी, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लगभग जीव जंतु ही रहते हैं। तो इसीलिए जैव मंडल जो है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं या जीवन पाया जाता है उस क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में भी पाया जाता है, जलमंडल में भी पाया जाता है और स्थल मंडल में भी। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। यह वायुमंडल की निचली परत और स्थलमंडल की भूमि की सतह और लगभग पूरे जलमंडल को समाविष्ट करता है। इसलिए जैवमंडल में भूमि और समुद्री दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों का समर्थन करता है। तो चलिए लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि एक लंबे समय अवधि के बाद जब मनुष्य में जीवन के प्रति उद्भव जैसी जिज्ञासाएं यानी कि पृथ्वी पर पनपती जीवन के बारे में जानने की आशा पैदा हुई, तो इस जिज्ञासा को एक विषय वस्तु का रूप देने लगे जिसे वैज्ञानिकों ने जैव भूगोल के रूप में विकसित किया। अंततः आज तक पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों आदि का अध्ययन जैव भूगोल के अंतर्गत ही करते आ रहे हैं। जैव भूगोल का जनक अल्फ्रेड रसेल वसेल को जाता है। जैव भूगोल का जो जनक है वो अल्फ्रेड रसेल वसेल को कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जैव भूगोल का जो है विकास हुआ। आई होप आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा जैव मंडल का विकास कैसे हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।